चले देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश के तरंगाग्र और तरंगाग्र के प्रकार, पढ़े थे ना। तो आज हम बात करेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, मतलब हाइगेंस ने क्या तरंग सिद्धांत में बातें आपको बताई थी या क्या कही थी, आज उसी पे चर्चा होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्या होता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हाइगेंस का कल हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़े थे परिचय में, तो आपने देखा कि उसमें हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलती है वो किस रूप में आगे बढ़ती है, तरंग के रूप में। ठीक है, हाइगेंस का यही मानना था कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चारों दिशाओं में क्या करती है, फैल जाती है तरंग के रूप में। ठीक है, और स्रोत से बराबर दूरी पर, उसके चारों ओर बराबर दूरी पर जितनी बिंदुएं हैं उन सभी बिंदुओं पर वो समान कला में क्या करती है, पहुंचती है। यही पढ़े थे ना, समान दूरी पर स्रोत के चारों ओर जितनी बिंदुएं होंगी सभी बिंदुओं पर प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगें समान कला में पहुंचती हैं। और जब ये समान कला में पहुंचती हैं तो इन बिंदुओं पे जो कण होते हैं वो समान कला में कंपन करने लगते हैं। अब समान कला क्या है, कल ही हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था उसको। सभी समान कला में जब कंपन करने लगते हैं तो इन बिंदुओं का जो समूह है या इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है उसका नाम दिया गया क्या, तरंगाग्र। उसी को तरंगाग्र कहा गया। यानी हम ये कहें कि प्रकाश स्रोत के चारों ओर, ठीक है, समान कला में कंपन करने वाले, ठीक है, बिंदुओं का समूह या पथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ये भी हम कह सकते हैं। तो इनका पहला जो सिद्धांत था वो यही था, पहला सिद्धांत इन्होंने यही दिया था कि प्रकाश स्रोत, साथ में लिखते रहेंगे, प्रकाश स्रोत के चारों ओर, प्रकाश स्रोत के चारों ओर समान दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का समूह या पथ
तरंगाग्र कहलाता है। ये पहला सिद्धांत उनका था, ठीक है, कि प्रकाश स्रोत के चारों ओर समान दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का जो समूह है या पथ है वो क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, और ये जो तरंगाग्र हैं वो किस चाल से आगे बढ़ते हैं? प्रकाश की चाल से। तो इसी में ये भी नोट कर लें, ये तरंगाग्र प्रकाश की चाल से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इनका पहला सिद्धांत। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी उसको भी ध्यान देंगे। दूसरी बात इन्होंने ये बताई थी कि जो ये तरंगाग्र बन रहा है, चाहे वो गोली बन रहा हो, चाहे बेलनाकार बन रहा हो, किसी भी टाइप का अगर तरंगाग्र बन रहा है तो उस तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु समान कला में कंपन करते हैं वो सब के सब एक नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करने लगते हैं। समझना, आप देखो फिगर को समझो। जैसे ये प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत के चारों ओर एक इस तरह का पृष्ठ है जिसके सभी बिंदु, सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तरंगाग्र बोलेंगे। इस तरंगाग्र के ये बिंदु हैं, ये वो बिंदु हैं जो सब समान कला में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा तरंगाग्र जो है वो प्रकाश के चाल से आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही कि इस तरंगाग्र पे ये जो बिंदु हैं ये सब के सब इस प्रकाश स्रोत की तरह ये भी कार्य करने लगते हैं। जिस तरह ये तरंगें उत्पन्न कर रहा है ना, उसी तरह से ये जो बिंदु हैं जो समान कला में कंपन कर रहे हैं वो सब भी इसी की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, और ये अपने चारों तरफ ऐसे तरंगिकाएं बनाते हैं, ऐसे गोलीय तरंगिकाएं बनाते हैं, ऐसे ऐसे ये गोली तरंगिकाएं बन जाती हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो, ये गोली तरंगिकाएं जो हैं ये भी प्रकाश के चाल से आगे बढ़ती हैं, ये किसी और चाल से नहीं बढ़ती हैं, इनका भी चाल प्रकाश का ही चाल होता है। इन्हीं तरंगिकाओं को हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। समझ आई बात? इनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। ध्यान रखना, ये जो लाइन हमने ऐसे खींचा ना, ये वाला, ये है इसका तरंगाग्र, समझे? और इस तरंगाग्र के जो बिंदु समान कला में कंपन कर रहे हैं वो इसके तरफ व्यवहार करते हैं और वो खुद का तरंग बनाते हैं। ठीक, तो ये तरंगे हैं जो गोली हैं, ये इसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। बात समझ में आ रही है ना? देखना, ये जो है ये है प्रथम तरंगाग्र, ठीक, और ये जो गोली है ये वाला, इसका नाम है द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है जी, और इन द्वितीयक तरंगिकाएं जब ये आगे बढ़ती हैं ऐसे, ध्यान देना,
ऐसे आगे बढ़ रही हैं। इनको स्पर्श करती हुई अगर कोई पृष्ठ आप ऐसे खींचोगे ना, देखो इन सभी गोलों को स्पर्श करती हुई, काटती हुई नहीं, बस टच करती हुई अगर कोई पृष्ठ ऐसे खींचोगे तो ये भी नई तरंगाग्र कहलाएगी, और इस तरंगाग्र का नाम होगा द्वितीयक तरंगाग्र। इसका नाम होगा द्वितीयक तरंगाग्र। ठीक है, यही इनका सिद्धांत था। 3 बातें इन्होंने अपने सिद्धांत में कही। पहली बात हमने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको हमने बता भी दिया क्या होता है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि तरंगाग्र पे जो कण या बिंदु समान कला में कंपन करते हैं वो सब के सब नई तरंगें प्रकाश स्रोत की तरह उत्पन्न करते हैं, और वो तरंगिकाएं गोलीय होती हैं, इसलिए उन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जब द्वितीयक तरंगिकाएं को आगे की ओर स्पर्श करता हुआ अगर कोई पृष्ठ खींचेंगे तो वह द्वितीयक तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। ये 3 बातें कही गई हैं इनके सिद्धांत में। ठीक है, तो दूसरी बात हम लिखते हैं, तरंग गाग्र के वे सभी बिंदु जो समान कला में कंपन करते हैं वे नए प्रकाश स्रोत की तरह गोलीय तरंगिकाएं उत्पन्न करते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तरंगाग्र के वे सभी बिंदु जो समान कला में कंपन कर रहे हैं वो सब के सब नए प्रकाश स्रोत की तरह, जिस तरह ये प्रकाश स्रोत है उसी के तरह ये सब भी अपने चारों तरफ नई तरंगिकाएं गोली आकार में उत्पन्न करती हैं, इसलिए इन तरंगिकाओं को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यानी आपसे प्रश्न किया जाए कि द्वितीयक तरंगिकाओं का आकार कैसा होता है, गोलीय होता है। ठीक है, और ये किस चाल से आगे बढ़ती हैं, तो यह भी प्रकाश के चाल से ही आगे बढ़ती हैं, इनका कोई अदर चाल नहीं होता है। यहां लिखेंगे यह भी प्रकाश के चाल से आगे बढ़ती हैं। ये इनका दूसरा कॉन्सेप्ट था। ये देखिएगा प्रकाश स्रोत है, ध्यान रहे। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट इनका क्या था अपने सिद्धांत में, वो ये था कि द्वितीयक तरंगिकाओं को आगे की ओर स्पर्श करती हुई अगर कोई पृष्ठ खींचेंगे तो वह द्वितीयक तरंगाग्र होगा। उसी को क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगाग्र कहेंगे। तो लिखेंगे
द्वितीयक तरंगिकाओं को आगे की ओर स्पर्श पृष्ठ खींचने पर नया तरंगाग्र प्राप्त होता है, जिसे द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। ये इनके 3 कॉन्सेप्ट थे अपने सिद्धांत में। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो बोलिए। क्लियर है ना सबको? देख लेना। चलो, देखो जी, दूसरा टॉपिक है, ध्यान रखना, वो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, और ये जो है ये समझ लीजिए पेपर में प्रिंट है। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे अल्टरनेट करके, या तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या पूछा होगा, या तो अपवर्तन की व्याख्या पूछा होगा। अंशाल उठा के देख लीजिएगा, दोनों हैं, परावर्तन भी है, और इन दोनों में से एक समझ लीजिए पेपर में है, नो डाउट। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या होती कैसे है, कैसे तरंग सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं उनको हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। आपसे मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम है क्या, बता सकते हैं? प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो नियम क्या है, बताइए। बस आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। जहां भी परावर्तन की घटना होती है वहां आपतन और परावर्तन दोनों कोण हमेशा बराबर रहते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरंग सिद्धांत के आधार पर आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर सिद्ध कर दें तो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी। यानी हमारा पूरा टारगेट ये है, तरंग सिद्धांत के आधार पर आप प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन कोण को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए होता कैसे है, समझिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखना, ध्यान से सुनना हमारी बात।
एक परावर्तक सतह लेंगे इस तरह से, ठीक। परावर्तक सतह का मतलब इसके एक तरफ पॉलिश होगा और एक तरफ चिकना होगा, यही होता है ना। हमने इसके नीचे वाला जो सतह है इस पर हमने पॉलिश कर दिया ऐसे, और इस सतह का हमने नाम दे दिया AM1 व AM2, यानी हमारे पास एक परावर्तक सतह है AM1 व M2, ठीक है। इस परावर्तक सतह पर एक समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, गोलीय नहीं, बेलनाकार नहीं, यानी इनका एक छोटा सा भाग, समझ में आई बात, उसी को ना समतल तरंगाग्र कहते हैं। वो छोटा सा भाग AB जो है वह इस परावर्तक सतह पर आपतित हो रहा है, आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, ये है A और ये है B और ये एक समतल तरंगाग्र है जो ऐसे आ रहा है, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर आ रहा है तो यहां पर एक अभिलंब डाल दो ऐसे, ये कोण हो गया इसका आपतन कोण, तो ये भी कोण हो जाएगा इसका आपतन कोण I, ठीक है। ध्यान से, इधर जो माध्यम है उसी माध्यम में तरंगाग्र है, तो जब माध्यम सेम है तो इस माध्यम में तरंगाग्र की चाल या तरंगाग्र के जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट से जो तरंगिकाएं निकलेंगी उस सब की सब चाल क्या होगी, समान होगी, क्योंकि चाल तो तब बदलता है जब माध्यम बदलता है। अगर माध्यम एक ही है तो चाल में कोई बदलाव नहीं होगा, वही चाल रहेगा, ठीक। तो यह एक समतल तरंगाग्र AB जो है इस परावर्तक सतह M1 M2 पर आपतित हो रहा है। इस तरंगाग्र का यह पॉइंट A इस परावर्तक सतह को जिस समय टच करता है, ठीक, उस समय इसका पॉइंट B जो है माध्यम में होता है, ठीक। अब देखो, जैसे ये टच करेगा तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, ठीक है, और यहां से भी ये तरंगिकाएं ऐसे चलेंगी, ऐसे, ठीक है। ये तरंगिकाएं जितने समय में यहां से यहां तक आएंगी, इस पॉइंट को हमने मान लिया A', क्या मान लिया, A', यानी B से द्वितीयक तरंगिकाएं A' तक मान लो T समय में आती हैं, तो उतने ही समय में यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल करके यहां पर B' तक आती है, समझ में आ गई बात। यानी जितने समय में ये यहां आ रहा है ना, उतने ही समय में यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर B' तक आ जा रही है, यानी इसका भी समय कितना लगा, T। दोनों की चाल बराबर है तो दोनों लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर हो जाएगी, समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, A को केंद्र मानेंगे, ये दूरी लेंगे और यहां पर एक छोटा सा ऐसे चाप लगा देंगे। इस चाप को स्पर्श करते हुए यहां पर एक ऐसे पृष्ठ खींचेंगे, ठीक है। यह जो पृष्ठ है, यह जो पृष्ठ है, ध्यान देना, यही इस आपतित तरंगाग्र का परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगा। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसी तरह से आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र। यहां पर ऐसे एक अभिलंब डाल दीजिए, ये हो गया परावर्तन कोण, तो ये भी हो जाएगा R। समझ में आ गई कहानी, और इसी को लिख देना, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। माना
AM1 AM2 एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है जी। AM1 और AM2 क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB आपतित होता है। ध्यान से समझना मायने रखेगा, ठीक है, रटना मायने नहीं रखेगा। ध्यान रखना, रट के नहीं लिख पाओगे, पूरा फोकस समझने पे रखना। M1 M2 एक परावर्तक पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र AB क्या है? आपतित हो रहा। तो जब ये तरंगाग्र आ रहा होगा तो इसकी कुछ चाल होगी, किसी वेग से ही तो आ रहा होगा। अगर वो वेग मान लीजिए v है, v वेग से आ रहा है, ठीक है, आपतित होता है। उसके बाद देखिए, जब ये पृष्ठ A से टकराता है उस समय B से द्वितीयक तरंगाएं A' तक T समय में पहुंचती है। ठीक है, तो फिर आगे लिखेंगे, जब तरंगाग्र का A भाग परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो उस समय B भाग से द्वितीयक तरंगिकाएं T समय में v वेग से BA' तक पहुंचती हैं। ठीक है जी। देखो, जब यहां ये टकराएगा उसी समय B भाग से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और T समय में v वेग से A' तक पहुंच जाती हैं। ठीक उसी समय भाग A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर T समय में v वेग से B' तक पहुंच जाती है। ठीक है, ठीक उसी समय A भाग से द्वितीयक तरंगिकाएं T समय में v वेग से B' तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, यहां तक ये तो पहुंच गए। ठीक है, जब यहां तक पहुंच गए इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात समझना, अर्थात ये कि जो BA' है, BA'
वो बराबर होगा किसके, BT के। दूरी तो यही होगी ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय लगा कितना T और चाल था, दोनों का गुणा कर दोगे दूरी निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से A से B डैश तक की जो दूरी होगी उसका भी मान कितना होगा, BT। ये दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना देखो, A को केंद्र मानना है और B डैश तक का एक चाप लगाना। ठीक है, A को केंद्र मानकर AB डैश दूरी का एक चाप खींचते हैं तथा A डैश B डैश को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ बनाते हैं जो आपतित तरंगाग्र AB का परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश होता है। देखना ध्यान से, A को केंद्र माना, A B डैश दूरी का एक चाप लगाया, फिर A डैश B डैश को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ बनाया, और यही पृष्ठ जो है A डैश B डैश आपतित तरंगाग्र AB का परावर्तित तरंगाग्र हो जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर हम दो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ध्यान से सुनना, A B A डैश, A B A डैश, और त्रिभुज A B डैश A डैश, A B डैश A डैश से। इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखना है। इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ऊपर देखो सिद्ध किया गया, से BA डैश बराबर AB डैश बराबर BT। यहां देख लो, दो त्रिभुज की एक एक भुजा बराबर हो गई। दूसरा ध्यान देना, A डैश दोनों त्रिभुज को बना रही है, दिख रहा है ना, तो लिखेंगे A डैश बराबर A डैश A, बात तो वही हुआ। और ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, तो दो त्रिभुज की दो दो भुजा बराबर हो गई। और देखो यह कोण क्या है, 90 अंश है, और ये लंब है तो ये भी 90 अंश। ठीक, कोण AB डैश बराबर कोण A डैश B डैश A बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और आप सभी को पता होगा मैथ में किसी भी दो त्रिभुज के तीन कंडीशन बराबर हो जाएं, दो भुजा एक कोण, दो कोण एक भुजा, कोई भी तीन कंडीशन अगर बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। पढ़े हैं ना, सर्वांगसम मतलब बराबर, और जब बराबर हो जाएंगे तो उनका कोई भी कोण दूसरे कोण के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे तो त्रिभुज AB डैश सर्वांगसम त्रिभुज AB डैश, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब ये सर्वांगसम होंगे तो अब लिख सकते हो कोण BA डैश
कोण बी ए डैश बराबर कोण बी डैश ए लिख सकते हो, ठीक है। और इस कोण का नाम क्या है, आई, यानी आपतन कोण, और इस कोण का नाम है यानी, तो आपतन कोण बराबर, इस तरह से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो गई, ठीक है। और ये प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर हुआ है, देखो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर डालिए।